आजादी के बाद जब सरदार पटेल पूरे देश को एक करने में लगे हुए थे, तब एक रियासत ऐसी भी थी जिसको पाने के लिए जिन्ना इस तरह से अड़ गए थे कि उसके बदले में वे कश्मीर तक को देने के लिए तैयार थे। जी हाँ, वही कश्मीर जिसके लिए आज तक भी पाकिस्तान भारत से लड़ने के लिए तैयार बैठा रहता है। इसलिए यह मामला ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से लेके यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा, लेकिन जिन्ना की यह कोशिश नाकाम रही और अंत में सरदार पटेल ने इसको अपने कब्जे में कर लिया था। अब कौन थी ऐसी रियासत जिसके लिए जिन्ना कश्मीर तक को देने वाले थे, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला था। उन्होंने अपने कब्जे वाले एरिया को तो भारत को सौंप दिया था, लेकिन 565 से भी अधिक रियासतों वाले इस भारत को अपने ही हाल पर छोड़ दिया था। और यहाँ तक कि अंग्रेजों ने इन रियासतों को यह अधिकार भी दिया था कि वो चाहे तो भारत में रहें और चाहे तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं और चाहे तो आजाद भी रह सकते हैं। और इनमें से ही एक रियासत थी हैदराबाद, जहाँ निजाम का शासन चलता था। हैदराबाद देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मुस्लिम रियासतों में से एक हुआ करती थी और इस रियासत के कर्ता धर्ता मीर उस्मान करीब 35 सालों से यहाँ पर निजाम थे। इस दौरान दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी यह माने जाते थे। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग उनकी दौलत करीब 250 अरब डॉलर थी और इस सब के साथ ही एक 20 करोड़ का जयकौल हीरा भी उनके पास था, जिसे निजाम पेपर वेट की तरह पर इस्तेमाल करते थे। जिन्ना इस बात को जानते थे कि हैदराबाद सबसे अमीर रियासत है, इसलिए तो किसी भी हालत में वे सिर्फ इसे पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। यहाँ तक कि वह इसके लिए कश्मीर तक को भी कुर्बान करने को तैयार थे। इसलिए जब भारत आजाद हुआ तो सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर यह 3 रियासतें बाहर रह गई। आगे चलकर जम्मू कश्मीर का 26 अक्टूबर 1947 को और जूनागढ़ का 20 फरवरी 1948 को भारत में विलय हो गया, लेकिन हैदराबाद रियासत का निजाम किसी भी कीमत पर भारत में शामिल होने के लिए मंजूर नहीं था और उसने हैदराबाद को स्वतंत्र रहने का ऐलान कर दिया। भारत की समस्या यह थी कि यह हैदराबाद एक काफी बड़ी रियासत थी। यह करीब 80,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैली हुई थी। इसमें आज के तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल थे और इसी कारण से सरदार पटेल ने हैदराबाद को भारत के पेट का कैंसर भी कहा था। भारत के लिए ना ही यह भौगोलिक रूप से, ना ही सांस्कृतिक रूप से और ना ही राजनीतिक रूप से यह पॉसिबल था कि हैदराबाद देश के बीचों बीच नासूर की तरह बना रहे। उधर निजाम को डर था कि अगर भारत में वे मिल गए तो उनकी शानो शौकत चली जाएगी। इसलिए अपनी आजादी को इंश्योर करने के लिए सबसे पहले उन्होंने फेमस ब्रिटिश वकील सर वाल्टन माउंटबेटन को भारत के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के पास भेजा। सर वाल्टन ने माउंटबेटन से कहा कि अगर भारत ज्यादा प्रेशर डालेगा तो हैदराबाद पाकिस्तान के साथ मिल जाएगी, लेकिन निजाम इस धमकी तक नहीं रुके। उन्होंने जिन्ना पर भरोसा दिखाया और हैदराबाद को सपोर्ट करने के लिए मैसेज भेजा। पहले तो जिन्ना ने इस बात से मना कर दिया, लेकिन बाद में वे हैदराबाद के समर्थन के लिए खड़े हो गए और उनके पक्ष में बयान देने लगे। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में कहते हैं कि जिन्ना ने निजाम के साथ खड़े होकर कहा कि अगर कांग्रेस ने या इंडिया ने हैदराबाद पर कब्जे की कोशिश करी तो भारत का हर एक मुसलमान भारत की पुरानी रियासत को बचाने के लिए एक होकर उसे बचाएगा। एक तरफ तो वो भारत के हर मुस्लिम की बात कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी खुद की जनता जो कि साल 1920 से उनके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। इसमें किसान और तेलुगु बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा आगे थे। इस बात की चर्चा हमने हमारे इस वाले वीडियो पर भी करी है। हैदराबाद के 40% खेती पर तो निजाम या फिर उसके करीबी जागीरदारों का कब्जा था। बाकी के 7% जमीन पर सरकार अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलाती थी, जिसमें कि जमींदारों की मनमानी चलती थी और किसानों से जमीन भी छीन ली जाती थी, जबरन मजदूरी करवाई जाती थी। इसलिए साल 1920 में किसानों ने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए और उसके साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी और आंध्रा जनसंघ पार्टी भी खड़ी हो गई। आंध्रा जनसंघ पार्टी
तेलुगु भाषा को आगे बढ़ाना चाहती थी। उनकी मांगें थी कि तेलुगु भाषा को प्रमोट किया जाए और उसके लिए स्कूल और कॉलेज खोले जाएं, क्योंकि हैदराबाद में उर्दू बोलने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। और इसी के साथ साथ साल 1930 के दशक में ही यह पार्टी किसानों से जुड़ी और तेलुगु भाषा के साथ साथ ही लैंड रेवेन्यू रेट को घटाने और जबरन मजदूरी को बैन करने के लिए भी आंदोलन चलाने लगी। फिर उसने अपना नाम बदल लिया और नया नाम आंध्रा महासभा कर दिया गया और यह बाद में कांग्रेस पार्टी के साथ भी जुड़ गई। अब इसी बीच वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में पड़ने पर भारत और निजाम के बीच में नवंबर 1947 को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करा जाता है। इसके तहत निजाम को अपनी विदेशी नीति भारत के हवाले करनी थी और उन्हें किसी दूसरे देश से सीधे तौर पर संबंध नहीं रखने थे। इसका मतलब साफ था कि निजाम दूसरे देशों से अब मदद नहीं ले सकते थे, लेकिन उसके बाद भी रियासत को बचाने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने ब्रिटिश संसद से राष्ट्रमंडल में शामिल होने की मांग भी करी, लेकिन सरकार ने उसे भी मना कर दिया और यह कहा गया कि हैदराबाद अभी कोई देश नहीं बल्कि एक रियासत ही है और इसी कारण से उसे राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का हिस्सा भी नहीं बनाया गया। अब निजाम को लगने लगा था कि पटेल कभी भी हैदराबाद में विलय के लिए कड़े कदम उठा सकते हैं और शायद जंग भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने हथियार जमा करना शुरू कर दिया। निजाम के सेना अध्यक्ष मेजर जनरल ला अडरूस ने अपनी किताब में लिखा है कि निजाम ने उन्हें खुद हथियार खरीदने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें किसी ने हथियार नहीं दिए क्योंकि हैदराबाद तब तक एक रियासत ही थी। फिर लंदन में निजाम के एजेंट जनरल अमीर नवाज जंग एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी सिडनी कॉटन को हथियार की सप्लाई के लिए मना लेते हैं। इधर नवाब हथियार जमा कर रहे थे और उधर हैदराबाद की ज्यादातर जनता ने बगावत कर दी थी। और इसके बाद 7 अगस्त 1947 में हैदराबाद कांग्रेस ने जहां सत्याग्रह आंदोलन शुरू करा, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ने किसान आंदोलन के जरिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया और वहीं दूसरी तरफ निजाम की जनता भी बगावत के मूड में थी। लेकिन निजाम के पास अभी भी एक उम्मीद बाकी थी और यह उम्मीद थी कासिम रजवी जो कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन का लीडर था। वह अपनी इस पार्टी से हैदराबाद के मुसलमानों को भड़काता था और रजाकर नाम से उसने एक पैरामिलिट्री फोर्स भी तैयार करी थी। कासिम रजवी के तेज तर्रार भाषणों ने हैदराबाद के निजाम को इतनी झूठी उम्मीदें बना रखी थी कि वह यह सोचने लगे थे कि एक दिन निजाम का झंडा दिल्ली के लाल किले पर लहराएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उनके सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े थे। उन्हें निजाम के हथियार जमा करने की खबर लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने जून 1948 में जवाहरलाल नेहरू को कहा, अब टाइम आ गया है और निजाम से कहा जाए या तो हैदराबाद में डेमोक्रेसी हो या फिर वह भारत में विलय हो जाए। लेकिन अभी भी निजाम ने हार नहीं मानी। वह अपना मामला यूएन में लेकर चला गया। यूएन ने 16 सितंबर तक सुनवाई की डेट रखी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनवाई के 3 दिन पहले ही यानी 13 सितंबर 1948 के दिन ऑपरेशन पोलो लॉन्च करा गया। 5 दिनों तक चली इस कार्रवाई में 1373 रजाकर मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवान भी इस पर शहीद हुए। भारतीय सेना के 66 जवान भी इसमें शहीद हुए और 97 जवान घायल हुए। इस तरह से हैदराबाद के निजाम की लाख कोशिशों के बावजूद भी और जिन्ना की बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी निजामशाही खत्म हुई और हैदराबाद देश का हिस्सा बन गया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ में ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।